Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Niranjan and I have secured all India rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं. उसमें कौन सा लेक्चर ये? लेक्चर 5th है. हमने लेक्चर जो 4 पढ़ा था उसमें क्या देखा था? हमने देखा था कि एलिमेंट्री सिग्नल क्या होते हैं हमारे. एलिमेंट्री सिग्नल कौन कौन से थे? पहला देखा था यूनिट स्टेप, देन सेकेंड यूनिट रैम्प एंड थर्ड कौन सा था हमारा? इम्पल्स सिग्नल. ये तीनों के बारे में हम पढ़ चुके थे. तीनों का ऑपरेशंस देख लिया था. कौन कौन से ऑपरेशन? स्केलिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. उसके बाद हमने क्या देखा था कि कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको यूनिट स्टेप या रैम्प या इम्पल्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, या किसी भी इम्पल्स सिग्नल दिया है या रैम्प सिग्नल दिया है या स्टेप सिग्नल दिया है तो उससे हमको सिग्नल को कैसे ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें हम देख लिए थे. अब उसके बाद हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि इम्पल्स सिग्नल जो है उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? 1 होता है. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटू डी टी इक्वल टू कितना? 1 होगा. ये पहली प्रॉपर्टी थी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? स्केलिंग प्रॉपर्टी, यानी कि डेल्टा ऑफ अल्फा टी निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मोड अल्फा इंटू डेल्टा टी. ये सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी हमने. उसके बाद अगर शिफ्टिंग हो रही है सिग्नल, शिफ्टिंग सिग्नल दूसरे सिग्नल से मल्टीप्लाइड है, यानी कि एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है जो मल्टीप्लाई किससे है? डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट से, और इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ऑफ टी नॉट. एक्स ऑफ टी नॉट हो जाएगी. ये हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में देख चुके थे. उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे. किसके? इम्पल्स के. यानी इम्पल्स में अगर कुछ शिफ्टिंग कर देंगे, कोई सिग्नल मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे होगा. अभी हम क्या देखेंगे? उसके आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल करेंगे. उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल देखेंगे. कौन कौन सा क्लासिफिकेशन? कंटिन्यूस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल, इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल एंड अपीरियोडिक सिग्नल. वो सारे क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अभी. तो अभी चालू करते हैं क्या? हमारा जो इम्पल्स है उसकी प्रॉपर्टीज, देन उसके न्यूमेरिकल. तो हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट लेक्चर में, कौन सी देखी थी? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट. इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? एक्स ऑफ टी नॉट. ये देख लिया था ये कैसे आ रही थी. अब समझने वाली चीज़ इसमें ये है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यानी टी माइनस टी नॉट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 0, यानी कि टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर रहा था किसमें? इसमें जो पुट हो रहा है. अब जैसे क्या है कि क्या होगा कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, एंड क्या होगा? डेल्टा के अंदर एक और फंक्शन रहेगा, यानी कि डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी. ये समझ गए आप लोग. और इसकी वैल्यू हमको निकालनी रहेगी. तो ये जी टी है वो क्या हो गया? एक अलग फंक्शन हो गया. समथिंग समझ लो जी ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 16 है. अब ये जी ऑफ टी है तो इसको क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी स्क्वायर माइनस 16. इस टाइप से लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं. अब क्या हो रहा है इसमें? अभी तक हमने क्या देख रहे थे कि एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ टी माइनस 7 इस टाइप से आ रहा था कुछ भी, तो हम उसकी स्केलिंग या शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे. अब लेकिन क्या हो रहा है कि ये फंक्शन आ गया. अब इसकी वैल्यू हमको कैसे निकालना है? इंटीग्रेशन करके निकालना है. तो इसमें कैसे पुट करेंगे? इसका एक अलग प्रॉपर्टी है डेल्टा की, वो देख लेते हैं वो कैसे आती है. तो अभी डेल्टा ऑफ क्या निकालना है हमको? जी ऑफ टी. इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसमें वही पुट करनी है. अब इसकी वैल्यू कब होगी? अभी हमने क्या देखा कि कोई इम्पल्स सिग्नल होता है, जैसे ये एक 1 है, यहाँ क्या है? डेल्टा ऑफ टी एंड विद रिस्पेक्ट टू टी. इसका एरिया 1 कब है? जब डेल्टा ऑफ टी का एरिया कब 1 है? जब टी इक्वल टू क्या है? 0. यानी कि डेल्टा के अंदर जो ब्रैकेट में चीज़ है टी, उसकी वैल्यू जब क्या हो जाएगी? 0, तो क्या हो जाएगा? वो उसका एरिया वहाँ 1 हो जाएगा. जैसे सपोज करो कि एक फंक्शन ये डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट है, और कहाँ पर होगा? ये टी नॉट पर होगा 1, और इधर क्या है? टी. तो जो डेल्टा के ब्रैकेट के अंदर की चीज़ 0 कब होगी? टी माइनस टी नॉट. यानी कि टी इक्वल टू क्या हो जाए? टी इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? डेल्टा के अंदर डेल्टा 0 बचेगा, और उसके अंदर वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका एरिया 1 हो जाएगा. ये हम लोग समझ गए. यानी कि इसका अंदर का जो वैल्यू 0 हो जाएगा, वहाँ पर उसका डेल्टा का फंक्शन क्या आ जाएगा? डेल्टा का एरिया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 0 होना चाहिए, यानी कि उसके क्या होना चाहिए? रूट्स होंगे. कोई इक्वेशन होगी, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे? टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16, यानी कि टी इक्वल टू प्लस माइनस 4. यानी कि जब टी इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा
तो इसके अंदर जो जी ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दैट मीन्स डेल्टा के अंदर की वैल्यू जीरो होगी, डेल्टा के अंदर की वैल्यू जीरो होगी, तो उसका जो एरिया आएगा उस वैल्यू पर वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको बताने का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी एरिया कब आएगा डेल्टा के अंदर 1, कि जब वो डेल्टा के अंदर जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तब क्या होगा, एरिया 1 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमको, बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है। अभी क्या होगा, सपोज जी ऑफ टी एक कोई कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि जी ऑफ टी इक्वल टू 4 है, जी ऑफ टी इक्वल टू 4 है। क्या जी ऑफ टी की वैल्यू कभी भी जीरो हो रही किसी टाइम के लिए, नहीं हो रही। तो डेल्टा के अंदर की वैल्यू कोई जीरो नहीं हो रही, तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा, 0 फॉर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसका समझ गए आप लोग, ये कांस्टेंट आया है क्यों, क्योंकि जी ऑफ टी जो है, जी ऑफ टी इज कांस्टेंट फंक्शन, ये समझ गए। अगर जी ऑफ टी की वैल्यू, इसकी डेल्टा की वैल्यू जीरो कब नहीं होगी, जब इसके अंदर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अब केस 2 में क्या होगा कि जी ऑफ टी कोई एक फंक्शन है जिसके कुछ रूट्स हैं, रूट जैसे ये वाला वैल्यू है, ये फंक्शन है, इसके रूट्स क्या है, प्लस माइनस 4, यानी कि टी इक्वल टू 4 एंड -4 के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जी ऑफ टी की वैल्यू जीरो हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा के अंदर की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। तो उस जीरो पर क्या हो जाएगी, वो इसकी जो एरिया आएगा उसका, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में क्या है, इसके कुछ रियल रूट है, तो उस कंडीशन में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश टी। अब ये देखो, ये टी माइनस टी नॉट क्या है, टी नॉट क्या है, उसका रूट है। किसके रूट हैं, ये जो जी ऑफ टी है उसके, समझ गए आप लोग। यानी कि जो +-4 आ रहे हैं वो क्या है, उसकी टी नॉट है। टी नॉट यानी कि कोई एक वैल्यू पर उसका क्या है, रियल रूट है। ये रियल रूट जरूर है, इमेजिनरी रूट मत लेना, रियल रूट्स होने चाहिए। रियल रूट्स हैं तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ टी। जी डैश ऑफ ये टी नॉट होगा, यानी इसी वैल्यू पर जी डैश की जो वैल्यू होगी, जी डैश क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ जी, और ये क्या है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है। यानी कि हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, चाहे नेगेटिव हो चाहे प्लस हो, हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर ये कब हो गया, जब कितना, एक ही रूट है किसका, फॉर 1 रूट। अब कोई इक्वेशन है जिसके एक से ज़्यादा रूट्स हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन हमने ली थी, इसमें क्या हो रहे थे, 2 रूट आ रहे हैं, कौन कौन से, एक +4 एंड -4। जब मल्टीपल रूट्स हैं तो उसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। तो अब क्या हो जाएगा, इफ़ जी ऑफ टी हैज़ मोर देन 1 रूट, इफ़ जी ऑफ टी हैज़ मोर देन 1 रूट्स एट, कहाँ पर है, टी को टी नॉट पर, टी1 पर, टी2 पर एंड टी आई पर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू जी ऑफ टी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ, यानी कि बहुत से रूट है, तो क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी आई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश ऑफ टी आई। ये आप लोग समझ गए। अभी इसको एक्सपांड कर लेते हैं, कैसे बनेगा ये एक बेसिक फॉर्मूला टाइप का, यानी कि प्रॉपर्टी हो गई है। क्या हो गई प्रॉपर्टी, अगर डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी दिया हुआ है, यानी कोई फंक्शन दिया है डेल्टा के अंदर, तो उसको कैसे हम लिखेंगे, कैसे स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये समझ गए आप लोग। अब इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आई इक्वल टू 0 1 2 3, आई इक्वल टू 1 2 3, यानी कि पहला टी नॉट, टी1 टी2, तो क्या हो जाएगा, टी नॉट पर निकाल लेते हैं, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश ऑफ टी नॉट, प्लस दूसरे रूट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश ऑफ टी1। इस टाइप से हम आगे करते जाएंगे। अब हमको जो फंक्शन दिया था हम उसको देख लेते हैं। क्या दिया था हमको, न्यूमेरिकल दिया था कि एक्स ऑफ टी कोई फंक्शन है, क्या था, -∞ टू इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टी कोई फंक्शन है इनटू डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी, इस टाइप से दिया था। अब जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, हमने देखी थी अभी, t² -16 ये थी, एंड एक्स ऑफ टी का समथिंग कुछ वैल्यू समझ लो, एक्स ऑफ टी इक्वल टू दिया है t² -3, इस टाइप से दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, पहले इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब इसके कितने रूट आएंगे, पहले रूट निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ टी के रूट कितने आएंगे, t इक्वल टू +-4 आएंगे, यानी 2 रूट आएंगे। तो इसके कैसे लिख देंगे, वो लिख देते हैं हम, -∞ टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू
इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, अब ये देखो डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि डेल्टा ऑफ टी माइनस 4 आएगा, क्योंकि एक रूट क्या है t इक्वल टू +4 है एंड एक रूट क्या है t इक्वल टू -4 है, तो +4 के लिए क्या हो जाएगा t -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय जी डैश। अब जी डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2t हो जाएगा। जब t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, यानी कि 8 इसका मोड, और प्लस इधर क्या है t माइनस टी1, एक रूट कहाँ पर है माइनस पर, तो डेल्टा ऑफ t माइनस ऑफ -4 तो क्या हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा जब 2t में -4 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, तो इसको -8 का मोड, ये बचेगा। समझ गए आप लोग कैसे रिप्लेस किया इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी 1/8 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/8, कितना बचेगा x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 4 प्लस डेल्टा ऑफ t प्लस 4। अब इसमें क्या है कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी उससे आंसर निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 4 प्लस -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t प्लस 4। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्या होगा x ऑफ t की वैल्यू कितनी है t² - 3, तो t² - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। अब क्या कर देंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो t² - 3 और कहाँ पर t इक्वल टू 4, समझ गए आप लोग, प्लस t² - 3 कहाँ पर t इक्वल टू -4, ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 - 3 प्लस इधर भी कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना 16 - 3। ये आप लोग समझ गए -3 कैसे आ रहा है, -3 तो ये है ना सिस्टम में, तो ये इस टाइप का हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/8, ये कितना बचेगा 13 एंड प्लस 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से ये 4 टाइम गया तो कितना आ जाएगा आंसर 13/4, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए कि अगर डेल्टा के अंदर कोई फंक्शन दिया है तो उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है कैसे लिखना है उसको एक बार और देख लो। अगर डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी जब इसके रूट्स कितने हैं एक से ज़्यादा हैं तो कैसे लिखेंगे समेशन ऑफ आई इक्वल टू कहाँ से 1 से कहाँ तक चलेगा जहाँ तक इसके रूट है n, कोई फाइनाइट रूट ही होंगे, फाइनाइट रूट होंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ t माइनस टी आई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश ऑफ टी आई। ठीक है, इसमें आई की वैल्यू पुट करते जाओ एंड इसका फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है इसको जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है उसमें उसका आंसर निकालना है। अब ये देखो इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, अभी ये जो ऊपर वाला फंक्शन दिया था अभी अगर उस जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट चेंज कर दें, यानी कि अभी लिमिट क्या थी -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू डेल्टा जी ऑफ टी, जहाँ पर डेल्टा जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी जी ऑफ टी इक्वल टू t² - 16 एंड x ऑफ t इक्वल टू t² - 3, ये था। अब क्या हो रहा है कि इसमें g ऑफ t की जो वैल्यू थी वो उसके रूट्स कितने आ रहे थे t इक्वल टू +-4, उसके रूट +-4 आ रहे थे। अब अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या लेंगे इसकी लिमिट्स जो है ना -3 से 8 कर दें और x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी और सेम क्वेश्चन रखें तो क्या होगा जो t इक्वल टू -4 के लिए आप निकालोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि वो जो लिमिट्स दी हैं उसके लिए क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा, यानी कि जो t इक्वल टू -4 के लिए वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 0। दैट मीन्स इसको कैसे रिप्लेस करोगे -3 से 8 x ऑफ t इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ t - 4 डिवाइडेड बाय 8 जो हम अभी कर रहे थे प्लस डेल्टा ऑफ t + 4 डिवाइडेड बाय मोड 8, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाले फंक्शन की वैल्यू 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिट से क्या हो गया आउटसाइड हो गया, लिमिट से आउटसाइड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 एंड t इक्वल टू कहाँ पर 4 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, तो t इक्वल टू 4 पर एंड x ऑफ 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 - 3
यानी कि 13। तो कितना बचेगा ये 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 13/8। ये आप लोग समझ गए कैसे आया। तो ये जरूर देखना कि लिमिट्स के बाहर जा रहा है जो हमारे रूट्स आ रहा है या लिमिट्स के अंदर है। अगर लिमिट्स के अंदर हैं जितने भी तो उन सबको कंसिडर करना है, जो लिमिट के बाहर है उनको क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो ये आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया डेल्टा की प्रॉपर्टी, ये वाली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टीज़ हमको हर लेक्चर में देखनी पड़ेगी। पूरा सिग्नल सिस्टम जो पढ़ेंगे हम ना, पूरा इम्पल्स इनपुट, स्टेप इनपुट एंड रैंप इनपुट, इन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप लोग इन तीनों में फंक्शन में क्लियर हो जाओ। इसलिए मैंने 2-3 लेक्चर लिए हैं इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा बेसिक्स ये क्लियर हो गया तो आपको एकदम आगे तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही करते जाओगे। आपको बस केवल बेसिक्स अगर क्लियर होगा ना कि इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, यूनिट स्टेप क्या होता है, रैंप क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे किसी फंक्शन को उसमें लिखना है, किसी रैंप से कैसे फंक्शन ड्रॉ करना है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, कैसे ऑपरेशंस करने हैं सिग्नल पर, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या देख लिया, प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसका सारा सब कुछ पढ़ लिया जो हमारे एलिमेंट्री सिग्नल थे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूनिट स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप का आएगा वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। यानी कि अगर यूनिट स्टेप मेरा कॉजल सिग्नल होता है, ये तो हमको सबको पता है, अगर किसी भी नॉन कॉजल सिग्नल को कॉजल सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉजल सिग्नल आएगा। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेकंड लेक्चर में। तो अभी हम क्या देखेंगे कि यूनिट एक कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें अगर यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल को, वो देख लेते हैं। तो अभी हमको क्या पता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर कोई है e⁻−at, जहाँ पर क्या है a की वैल्यू क्या है, >1 है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या है, डिकेइंग फंक्शन है, डिकेइंग फंक्शन दैट मीन्स इस टाइप का कुछ आएगा। समझ गए आप लोग। ये क्या है, x ऑफ t e⁻−at, ये आपको पता है। और जहाँ a की वैल्यू क्या है, >1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, t = 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड t ∞ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दिया है। अभी क्या देखते हैं, अगर कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये e⁻−at, अगर इसको स्टेप से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कोई स्टेप है, ये क्या है g ऑफ t कोई फंक्शन है, g ऑफ t = e ऑफ t, अगर इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0, क्योंकि इधर कोई सिग्नल नहीं है, ये वाली वैल्यू क्या है 0, एंड इधर क्या है इसकी वैल्यू 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई कोई भी सिग्नल रहेगा, 1 मल्टीप्लाई g ऑफ t मल्टीप्लाई बाय x ऑफ t, g ऑफ t की वैल्यू क्या है 1 फॉर t > 0, और मल्टीप्लाई बाय x ऑफ t, तो क्या बचेगा, x ऑफ t अकेला बचेगा फॉर t > 0। यानी कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर ड्रॉ करने के लिए बोले तो इस टाइप से, ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू समथिंग इधर, एंड इस टाइप से आ जाएगा। ये इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, इतना जरूर आप अच्छे से बना लेना, बना नहीं पा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, t = इन्फिनिटी, एंड इधर क्या है, कोई फंक्शन f ऑफ t है, f ऑफ t = g ऑफ t इंटू x ऑफ t, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e⁻−at इंटू u ऑफ t। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इधर से क्या होगी, पॉजिटिव के लिए लाई कर रही है, t > 0 के लिए ही है, और t < 0 के लिए क्या है इसकी वैल्यू 0। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, अगर e⁻ सिग्नल में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें स्टेप सिग्नल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉजल सिग्नल हो जाएगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई f ऑफ t = e⁻−at इंटू u ऑफ t। अगर इसको कोई, ये तो आप लोग याद ही कर लो, इसका क्या मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, और कहाँ से स्टार्ट होगा, t = 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, t = इन्फिनिटी तक, यानी कि केवल पॉजिटिव साइड के लिए, यानी t > 0 के लिए ही ये वैलिड रहेगा। अब u ऑफ t तो हमको पता है, अगर u ऑफ -t बोले आपको कोई बनाने को कि u ऑफ -t क्या होगा, तो u ऑफ -t यानी कि रिवर्सल, रिवर्सल मीन्स कहाँ से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन क्या है इसका, इस टाइप का बन जाएगा u ऑफ -t, ये u ऑफ -t हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 1, एंड ये क्या है 1 फॉर ये इधर t -t चलेगा एंड इधर 0। ये आप समझ गए, u ऑफ -t एंड u ऑफ t क्या होता है, रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा दी सिंपल, तो ये क्या हो गया u ऑफ -t। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, उसको u ऑफ t एंड u ऑफ -t के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देखते हैं अभी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आएगा ना तो आपको इस टाइप का दे देगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या लिखा हुआ है, कि क्या हो रहा है, कि एक कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको क्या करना है,
यू ऑफ टी से एंड यू ऑफ माइनस टी से के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखेंगे हम। अब क्या है कि ये हमारा यू ऑफ टी एंड यू ऑफ माइनस टी, ये आप लोग समझ गए। अब इस फंक्शन को हमको यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिखना है। यूनिट स्टेप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर उसमें यू ऑफ टी मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन केवल टी ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू के लिए लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यू ऑफ टी कहाँ से स्टार्ट होता है? टी इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर यू ऑफ टी मल्टीप्लाई यानी कि नेगेटिव वैल्यू के लिए तो कुछ है ही नहीं, केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर कोई फंक्शन जी ऑफ टी है वो मल्टीप्लाई हो गया यू ऑफ माइनस टी से, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो फंक्शन केवल टी की नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, और टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? समझ गए कैसे? अब ये देखो, अगर इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे हम, पहले इसको ड्रॉ करते हैं कि टी की ग्रेटर देन और टी की लेस देन की वैल्यू के लिए, यानी कि टी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए कैसा ग्राफ आएगा। तो ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या हो गया? एक्स ऑफ टी। अब हमने क्या किया? टी इक्वल टू जीरो पुट किया। टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई टू द पावर जीरो, दैट इज 1। तो ये आ गया 1। जैसे ही टी की ग्रेटर देन टी इक्वल टू क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस ए टी, माइनस ए बचेगा। टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ई टू पावर माइनस 2a। टी इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ई टू पावर माइनस 3a। तो ये टी की लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों वैल्यू के लिए आ जाएगा। तो इसको कैसे? इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे, एंड इधर कैसे? इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। मोड का मतलब तो यही होता है ना। अरे भाई, अगर इसको क्या होगा, टी की माइनस वैल्यू के लिए क्या आएगा? टी की माइनस वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो दोनों के लिए सेम टाइप का ग्राफ आएगा। तो ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, एंड टी इक्वल टू इधर टी है, इधर माइनस टी है। ये क्या है? एक्स ऑफ टी। तो इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? इसको दो पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या देखा था? इतना पार्ट क्या होता है? ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड ये वाला क्या होगा? ये वाला हो जाएगा ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। ये समझ गए आप लोग? ये समझने वाला है, इसको हम अलग से देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी प्लस ई टू द पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। ये समझ गए आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने किस में? दो पार्ट में तोड़ दिया। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किसके? यूनिट स्टेप के फॉर्म में। तो ये लग गया। अब ये वाला सिग्नल आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो एक बार देख लो। अगर ये वाला आ गया तो ये वाला आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार उसको बता देते हैं कि ये कैसे आया। अब ये देखो कि अगर कोई फंक्शन ई टू द पावर ए टी है, सपोज एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर ए टी है, तो टी की वैल्यू जब क्या होगी? जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। टी की वैल्यू क्या होगी जब माइनस इन्फिनिटी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंड टी की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी। दैट मीन्स अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू फॉर टी इक्वल टू 0 के लिए। तो ये इस टाइप का ग्राफ आ गया, इधर माइनस टी रहेगा। समझ गए आप लोग? अगर इसमें हम u ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाई कर दें, u ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाई कर दें तो केवल कितना? इतना सिग्नल मिलेगा हमको। ये वाला सिग्नल खत्म, तो क्या आ जाएगा? इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये इस टाइप का सिग्नल आ जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? इतना अगर दिख रहा है तो ई टू द पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। ये समझ गए आप लोग? ये क्या है? क्योंकि ये u ऑफ माइनस टी है फॉर टी लेस देन। तो अब इसी को हमने क्या किया? इसमें भी तो वही किया ना। इतने पार्ट को क्या कर दिया? इतने पार्ट को अलग कर दिया। क्या कर दिया? ई टू द पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। एंड इतने पार्ट को अलग कर दिया। क्या कर दिया? ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। समझ गए आप लोग? तो कैसे तोड़ा है ये? बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अभी क्या हो गया? हमारा बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम खत्म हो गया। यानी कि बेसिक जो एलिमेंट्री सिग्नल थे वो देख लिए, प्रॉपर्टीज थी वो देख ली, ऑपरेशन जो लगाने थे एलिमेंट्री सिग्नल पर वो लगा लिए। अब हम क्या देख लेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, जो कि हमारा मेन सिलेबस है किसका? गेट एंड आईएएस का। कभी कभी आपका बेसिक से भी न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादातर इम्पल्स से आते हैं, तो उस पर जरूर ध्यान देना सबसे ज़्यादा कि इम्पल्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देख लेना। कभी क्या होगा, कोई सिग्नल दे देगा, वो इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा? उसका रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा। तो इम्पल्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे।
तो आपको इम्पल्स की प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना। और उसके बाद क्या है, जो बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी, टाइम रिवर्सल, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना। तो आपका जो बेसिक से न्यूमेरिकल आएंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या देख लेते हैं हम, इवन एंड ऑड सिग्नल, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। उससे पहले हम क्या देख चुके हैं, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल, वो भी देख चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉजल नॉन कॉजल वाला भी आता है न्यूमेरिकल। तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और आगे जो भी क्लासिफिकेशन है सिग्नल के वो हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो सब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।